गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास है संगम युग। बहुत ही शानदार चैप्टर है संगम युग। दोस्तों ये जो संगम युग है इसको ईर नार एक पोलूर के भाष्य में तीनों संगमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो तीनों संगमों का सर्वप्रथम उल्लेख है वो अपन को कहाँ से मिलता है? ईर नार एक पोलूर से। कहाँ से? ईर नार एक पोलूर से। ईरनार एक पुरुष से तीनों संगमों का उल्लेख मिलता है। तीनों संगमों का उल्लेख। तो तीनों संगमों का उल्लेख अपन को कहाँ से मिलता है? इरे नार एक पोलूर से तीनों संगमों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों जो संगम शब्द है ये जो संगम शब्द है इसका सर्वप्रथम उपयोग है दोस्तों नेनार अपार ने किया था। किसने किया था? अपार ने। ये जो संगम शब्द है इसका उपयोग सर्वप्रथम प्रयोग संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वो दोस्तों अपार ने किया था। किसने किया था? अपार ने। दोस्तों तीनों संगमों का आयोजन है वो पांड्य राज्य में हुआ था। तो तीनों संगमों का आयोजन कहाँ हुआ था? पांड्य राज्य में। तो तीनों संगमों का आयोजन तीन संगमों को उल्लेख कहाँ से मिलता है? ये नार एक पोलूर से। और इसका जो तीनों संगमों का आयोजन है वो कौन से राज्य में हुआ था? पांड्य राज्य के अंदर। वो पांड्य राज्य के अंदर हुआ था। दोस्तों ये पांड्य राज्य है ना, इस पांड्य देश का उल्लेख है वो मेगस्थनीज की इंडिका में तथा कात्यायन की वार्तिका में चोल पांड्य और केरल राज्य का उल्लेख मिलता है। तो कात्यायन की जो पुस्तक है वार्तिका उसमें चोल पांड्य एवं केरल इन तीनों राज्यों का उल्लेख मिलता है। अगस्त ऋषि की अगस्तियम नामक तमिल व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। अगस्त ऋषि ने किसकी रचना की थी दोस्तों? अगस्त ऋषि ने अगस्तियम की रचना की थी। तो अगस्तियम की रचना किसने की थी? अगस्त ऋषि ने। तो दोस्तों ये तीनों संगमों का आयोजन है ये कहाँ हुआ था? पांड्य राज्य के अंदर। और कात्यायन के वार्तिक में तीनों संगमों चोल पांड्य और केरल राज्य का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? कात्यायन की वार्तिका के अंदर। तीनों संगम कौन कौन से? चोल पांड्य एवं केरल राज्य का उल्लेख अपन को कात्यायन की वार्तिका के अंदर मिलता है। दोस्तों संगम साहित्य पढ़ते हैं अपन। संगम साहित्य दोस्तों संगम साहित्य ये तमिल भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा के अंदर है? भाषा कौन सी इसकी? संगम साहित्य की वो भाषा है तमिल। दोस्तों इसमें एक पढ़ते हैं अपन पेतुपातु पढ़ते हैं दोस्तों। पेतुपातु है 10 गीतों का संग्रह। तो पेतुपातु कितने गीतों का संग्रह? 10 गीतों का संग्रह। पेतुपातु है वो 10 गीतों का संग्रह है पेतुपातु। एक है दोस्तों इत्तु थोके दोस्तों ये 8 कविताओं का संग्रह। 8 कविताओं का संग्रह है। दोस्तों एक पढ़ते हैं अपन पदिनेन किल केकू। दोस्तों ये पदिनेन किल केकू है ये तमिल साहित्य का बाइबल है। पंचम वेद भी कहते हैं। तो तमिल साहित्य का बाइबल एवं तमिल साहित्य का बाइबल तमिल साहित्य का बाइबल एवं पंचम वेद कहते हैं इसको। तो तमिल साहित्य का बाइबल एवं पंचम वेद है वो किसे कहा जाता है?
पेदिनेन किल के को। दोस्तों एक पुस्तक का नाम पढ़ते हैं या लेखक है एह नारूर। एक पुस्तक है एह नारूर। कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं? एह ना नेहरू, एह ना नेहरू। दोस्तों जो पुस्तक है एह ना नेहरू, इसके जो लेखक है वो मथुरा के थे। मथुरा के निवासी कौन थे? उसके मामूलनार। मामूलनार का सेकंड नाम था दोस्तों रुद्र शर्मा। तो एह ना नेहरू का लेखक कौन है? मामूलनार है, जो मथुरा के निवासी थे। कहाँ के? मथुरा के, नहीं कि मथुरा के, मथुरा के थे वो। इसी पुस्तक में दोस्तों एह नारूर पुस्तक के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम मौर्य आक्रमण का उल्लेख एह नारूर पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक के अंदर सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का उल्लेख एह नारूर पुस्तक के अंदर मिलता है। दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक थे मामूलनार, उसने नंद शासकों की अतुल संपत्ति का उल्लेख किया है। नंद शासकों की अतुल संपत्ति का उल्लेख किसमें किया है? एह नारूर पुस्तक में नंद शासकों की अतुल संपत्ति का उल्लेख है। तो नंद शासकों की अतुल संपत्ति का उल्लेख और सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का उल्लेख एह नारूर पुस्तक के अंदर मामूलनार ने किया है, जो मथुरा के निवासी थे। मथुरा। दोस्तों एह नारूर के पश्चात अपन पढ़ते हैं दोस्तों एक पुस्तक के परनार। परनार के जो लेखक थे दोस्तों कपिलर थे। कौन थे? कपिलर। लेखक कौन थे इसके? कैपिलर। दोस्तों कपिल का जो आश्रयदाता था, इसका कपिलर है, इसका जो आश्रयदाता था, आश्रयदाता वो पारी था। आश्रयदाता कौन था इसका? पारी। तो परनार के लेखक कौन? कपिलर। आश्रयदाता पारी। एक पुस्तक है दोस्तों पतिन पाल्य। पतिन पाल्य पुस्तक है। ये चोल राजधानी, चोलों की राजधानी कहाँ थी? कावेरीपत्तनम पर रचित रचना है। ये चोल राजधानी कावेरीपत्तनम पर रचित रचना है। कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम पर रचित रचना। दोस्तों ये इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे दोस्तों रुद्रन केन्नार। रुद्रन केन्नार किसके लेखक थे? पतिन पाले के, जो कावेरी, चोलों की राजधानी है कावेरीपत्तनम, उस पे रचित रचना है। एक पुस्तक है दोस्तों पद्रितु पेपेतु। ये 8 चर शासकों का वर्णन इसमें 8 चर शासकों का वर्णन है। चर शासकों का वर्णन। तो 8 चर शासकों का वर्णन कौन सी पुस्तक के अंदर है दोस्तों? वो है पेद्रितु पेतु। एक है दोस्तों पुस्तक का नाम एल्लादी। एल्लादी। दोस्तों एल्लादी पुस्तक के अंदर औषधियों एवं चारों वेदों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? औषधियों एवं चारों वेदों का वर्णन। औषधियों एवं चारों वेदों का वर्णन किया गया है एल्लादी पुस्तक के अंदर। दोस्तों तमिल साहित्य में अक्कम है वो परिणय काव्य। क्या? अक्कम है ये कि परिणय काव्य है। परिणय काव्य वही पूरम है, वह शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। पूरम के अंदर क्या है? पूरम के अंदर शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। शासकों की उपलब्धियों का वर्णन। तो एकम है ये परिणय काव्य है और पूरम है इसमें शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। तो पूरम के अंदर क्या मिलता है अपन को? शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। दोस्तों कावेरी नदी है उसको पल्लवों की वेल है,
पल्लव कावेरी नदी है उसको पल्लवों की वल्लभा कहा गया है। कावेरी नदी को पल्लवों की वल्लभा कहा गया है। तो कौन सी नदी को पल्लवों की वल्लभा कहा गया है? कावेरी नदी को। दोस्तों राज से किरण नर्मदा को उत्तर एवं दक्षिण की विभाजक रेखा माना है। किसने? नर्मदा नदी को उत्तर भारत और दक्षिण भारत है तो पहले इसको विभाजक रेखा किसने माना है? राजशेखर ने। दोस्तों तुंगभद्रा नदी पर बंधे हुए बांध से होयसल राज्य को जलापूर्ति होती थी। तो होयसल जो राज्य है, होयसल राज्य उसको जलापूर्ति कहाँ से होती थी? तुंगभद्रा नदी पर बने हुए बांध से। तुंगभद्रा नदी के बने हुए बांध से होयसल राज्य को जलापूर्ति होती थी। संगम साहित्य विभिन्न 8 संग्रह ग्रंथों में समाहित मिलता है। तो संगम साहित्य है वो अपन को, जो ये संगम साहित्य अपन पढ़ रहे थे, ये 8 दोस्तों 8 संग्रह ग्रंथों में समाहित मिलता है, एक साथ मिलता है। अब पढ़ते दोस्तों संगम युग के महाकाव्य। संगम युग के महाकाव्य। संगम युग के महाकाव्य दोस्तों इसमें अपन पढ़ते हैं शिल्पाधिकारम। क्या पढ़ते हैं? शिल्पाधिकारम। सर्वप्रथम शिल्पाधिकारम। दोस्तों शिल्पाधिकारम है, इसके लेखक है इंग्लो आदिगल। कौन है? इंग्लो आदिगल। शिल्पाधिकारम के जो लेखक है वो है इलंगो आदिगल। दोस्तों जो शिल्पाधिकारम पुस्तक है तमिल भाषा का पहला काव्य है। क्या? तमिल भाषा का पहला काव्य ग्रंथ यही है। तो तमिल भाषा का पहला काव्य ग्रंथ कौन सा है? शिल्पाधिकारम। तमिल भाषा का पहला, तमिल भाषा का पहला महाकाव्य है। ये तमिल भाषा का पहला महाकाव्य है। और शिल्पाधिकारम में दोस्तों कनिंगी पूजा का वर्णन मिलता है। किसका? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम पुस्तक इसमें कनिंगी पूजा का वर्णन मिलता है। कनिंगी पूजा का वर्णन मिलता है। दोस्तों इस पुस्तक के अंदर अपन को 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा की गई है। 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा मिलती है। तो शिल्पाधिकारम पुस्तक है। शिल्पाधिकारम पुस्तक के लेखक कौन थे? इलंगो आदिगल। ये तमिल भाषा का पहला महाकाव्य है दोस्तों। कनिंगी पूजा का वर्णन है वो शिल्पाधिकारम से मिलता है। और 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा है वो शिल्पाधिकारम में की गई है। शिल्पाधिकारम के पश्चात अपन दोस्तों एक पुस्तक का नाम पढ़ते हैं मणिमेखले। मणिमेखले। जो मणिमेखले पुस्तक है इसके लेखक है दोस्तों वो है शीतल सतनार। लेखक कौन है इसके? शीतल सतनार। इसको दोस्तों शीतल सतनार को शॉर्ट फॉर्म सतनार भी बोला जाता है। दोस्तों जो इसमें दोस्तों पुस्तक के अंदर तर्कशास्त्र की भ्रांतियों की लंबी व्याख्या की गई। तर्कशास्त्र की भ्रांतियों की लंबी व्याख्या की गई है। तो इसमें तर्कशास्त्र की भ्रांतियों की व्याख्या की गई है इसके अंदर। और इसमें दोस्तों महायान बौद्ध संप्रदाय का वर्णन किया गया। किसका? महायान बौद्ध संप्रदाय का वर्णन। महायान बौद्ध संप्रदाय का वर्णन। और दोस्तों ये जो पुस्तक है ये इसे महायान बौद्ध संप्रदाय का वर्णन किया गया। और प्रो मेडन हॉल ने मणिमेखले को तमिल काव्य का ओडिसी कहा है। तो तमिल महाकाव्य का ओडिसी किसने कहा है? वो कहा दोस्तों प्रो मेडनडाले। इसने दोस्तों मणिमेखले ये पुस्तक है इसको तमिल काव्य का
ओडिसी ओडिसी कहा गया है, कहा था। तो मणिमेघ के लिए जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? शीतल सतनार। शीतल सतनार। तर्कशास्त्र की भ्रांतियों की व्याख्या की गई, इसमें तर्कशास्त्र की भ्रांतियों की व्याख्या की गई है। महायान बौद्ध संप्रदाय का वर्णन किया गया है, महायान बौद्ध संप्रदाय का वर्णन किया गया है। प्रो मेडन आडाले ने दोस्तों मणिमेघ के लिए पुस्तक को तमिल काव्य का ओडिसी कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तमिल काव्य का ओडिसी किसने कहा था? मेडनोल ने। किसको कहा गया? मणिमेघले को। संगम युग का तीसरा महाकाव्य पढ़ते हैं अपन, जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि दोस्तों, इसके जो लेखक थे वो थे तिरुक्केदेवर। तो इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे दोस्तों तिरुक्केदेवर। तो जीवित चिंतामणि के लेखक कौन थे? तिरुक्केदेवर। तो दोस्तों अपन ने चोलों के बारे में, चोल चर पांड्य जो तीनों संगम युग है, इनके बारे में अपन यहाँ की राजधानी और उनके प्रतीक चिन्ह क्या है इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एक टाइम अपन सारणी बनाते हैं, एक यहाँ लिख देते हैं राज्य, और यहाँ लिखते हैं राज्य विस्तार। राज्य का विस्तार कहाँ था? राज्य का विस्तार कौन सी दिशा के अंदर राज्य का विस्तार था उसका। और दोस्तों इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? राजधानी। और दोस्तों अंत में पढ़ते हैं उनके प्रतीक चिन्ह। इनके प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो दोस्तों प्रथम संगम युग के अंदर पढ़ते हैं अपन चोल है दोस्तों, ये भारतीय, इसकी जो क्षेत्रफल है, ये राज्य विस्तार है, वो था दोस्तों उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व कहाँ था? उत्तर पूर्व। और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी उत्तर मैनलूर व उरूर के बाद दोस्तों फुआर कावेरीपत्तनम इसकी राजधानी बनी। तो पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? प्रथम राजधानी थी दोस्तों इनकी उत्तरी मनलूर व उरियूर। प्रथम दोस्तों इनकी राजधानी थी उत्तरी मनलूर व उरियूर। और उसके बाद दोस्तों फुआर है, फुआर को दोस्तों कावेरीपत्तनम बोला जाता है। तो इनकी जो सेकंड राजधानी बनी वो कावेरीपत्तनम या फुआर बनी थी। तो इनकी जो राजधानी थी ये थी। और दोस्तों चोलों का जो प्रतीक चिन्ह है वो था दोस्तों बाघ। क्या था? बाघ। चोलों के पश्चात अपन पढ़ते हैं चर है दोस्तों, इनका जो राज्य विस्तार है वो है दक्षिण पश्चिम। और दोस्तों इनकी जो राजधानी थी वो थी वाजी व टोंडी या तोंडी। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है धनुष। तीसरा दोस्तों है पांड्य। क्या है? पांड्य। पांड्य का दोस्तों राज्य विस्तार होता सुदूर दक्षिण के अंदर। और इनकी जो राजधानी थी वो थी दोस्तों प्रथम कोरकेई, और उसके बाद में जो राजधानी बनी थी वो थी मदुरई। कौन सी थी? मदुरई। और पांड्य जो राज्य था उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था मछली। क्या था? मछली। तो दोस्तों जो चोल राज्य है उसका राज्य विस्तार कहाँ हो गया था? उत्तर पूर्व। राजधानी थी दोस्तों उत्तरी मनलूर व उरियूर। उसके पश्चात राजधानी बनी थी फुआर को कावेरीपत्तनम भी बोला जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह बाघ। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ। चर का धनुष। चर है ये दक्षिण पश्चिम में थे। इनकी जो राजधानी थी वज्जी व तोंडी थी। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो धनुष था। पांड्य देश है ये सुदूर दक्षिण के अंदर था। कोरकेई के बाद दोस्तों की राजधानी बनी मदुरई, और इसका प्रतीक चिन्ह था मछली। दोस्तों चोलों का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? वो था दोस्तों उरुवेपेरहरिल्लिन चेत्तीचेनी। ये एक लंबा नाम है इसका, उरुवेपेरहरिल्लिन चेत्तीचेनी, ये इसका लंबा नाम है।
ये था दोस्तों उरुपरहरिन जेत्तिचेनी, ये चोलों का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। तो चोलों का ये प्रथम ऐतिहासिक शासक था, चोलों का प्रथम ऐतिहासिक शासक। दोस्तों चोलों का जो कोषागार था वो कुंभकोरम में था। कहाँ था? कुंभकोरम में। कुंभकोरम के अंदर चोलों का कोषागार था। तो चोलों का जो कोषागार था वो था दोस्तों कुंभकोरम में। दोस्तों अपन पढ़ते हैं चर राज्य के बारे में, चर राज्य का। तो दोस्तों जो चर राज्य, ये प्रथम चर शासक कौन था? तो प्रथम चर शासक वो था दोस्तों उदयन जयरल। कौन था? उदयन जयरल है यह प्रथम चर राज्य का प्रथम शासक था। और नेदुर जरादन ने हिमालय तक विजय की थी। किसने की थी हिमालय तक विजय? वो की दोस्तों नेदुर जयरल आदन ने हिमालय तक विजय किया था और वहाँ चर राज्य चिन्ह धनुष अंकित किया। तो धनुष जो चर राज्य था उसका जो प्रतीक चिन्ह था धनुष, वो किसने अंकित किया था? और नेदुर जरल आदन ने किया था। इसने हिमालय तक विजय प्राप्त की थी। और कुटवन को अनेक हाथियों का स्वामी कहा गया। किसको? चर शासक कुटवन को दोस्तों अनेक हाथियों का स्वामी, अनेक हाथियों का स्वामी कहा गया है कुटवन को। तो दोस्तों सैन कुटवन है उसको धर्मपरायण कुटवन, लालचर एवं भलाचर भी कहा गया है। किसको? सैन कुटवन को क्या कहा गया है? धर्मपरायण कुटवन, लालचर एवं भल्लाचर किसको कहा गया है? सैन कुटवन को। सैन कुटवन ने उसको धर्मपरायण कुटवन, लालचर एवं भल्लाचर कहा गया है। कुटवन को अनेक हाथियों का स्वामी कहा गया है। और चर शासन काल का प्रथम जो शासक था वो था उदयन जयरल। और दोस्तों नेदुर जयरादन है, इसने हिमालय तक विजय प्राप्त की थी। और चर राज्य ने जो धनुष उसको अंकित किया था। अब पढ़ते हैं अपन दोस्तों संगम युग में शासन व्यवस्था। दोस्तों देवता व राजा को दोनों को को कहते थे। देवताओं व राजाओं को को, देवता एंड राजा, इन दोनों को क्या बोलते थे संगम युग में? को। राजा के दरबार को दोस्तों नालो बोलते थे। राजा के दरबार को नालो। तो नालो किसको बोलते थे? राजा के दरबार को। राजा के दरबार को नालो बोला जाता था। और नालो का सबसे बड़ा जो उत्सव था, नालो मतलब राजा के दरबार में जो सबसे बड़ा उत्सव था दोस्तों वो था पेरुवेल। क्या था? पेरुवेल दोस्तों क्या था? वो था राजा का जन्म दिवस। तो देवता एवं राजा को कहा जाता था और राजा के दरबार को नालो कहा जाता था। और नालो या राजा के जो दरबार है उसका जो सबसे बड़ा उत्सव है वो था पेरुवेल। पेरुवेल का अर्थ होता है दोस्तों राजा का जन्म दिवस। दोस्तों युवराज था उसको बोलते थे कोहमहन। तो कोहमहन किसको बोलते थे? कोहमहन ये बोलते दोस्तों युवराज को। दोस्तों कोहमहन किसको बोलते हैं? युवराज को। और कोहमहन राजा को, ये मतलब युवराज ही राजा को प्रशासनिक कार्यों में मदद देता था। राजा को प्रशासनिक कार्यों में मदद देने वाली पंचावरम मतलब 5 लोगों की परिषद नामक संस्था थी। तो राजा को प्रशासनिक कार्यों में जो मदद देने वाली जो परिषद थी उसका नाम था पंचावरम। मतलब पंचावरम के अंदर 5 लोगों की परिषद थी। क्या थी? पंचावरम के अंदर 5 लोगों की परिषद थी जो राजा को प्रशासनिक कार्यों में मदद देने के लिए यह संस्था नियुक्त थी। जो ये पंचावरम है दोस्तों इसके अंदर कौन कौन नियुक्त है? पंचावरम के अंदर कौन कौन होते थे जो राजा को प्रशासनिक कार्यों में मतलब मदद देते थे? तो इसमें थे दोस्तों, एक तो था ये पंचावरम के अंदर अपन पढ़ते हैं, एक तो था दोस्तों
एमेचर, एमेचर को दोस्तों मंत्री भी बोला जाता था, मंत्री। एक था दोस्तों पुरोहित, एक था दोस्तों सेनापति, और 4 नंबर का था दोस्तों दूत, और 5 नंबर का दोस्तों आरा, ओरार या ओरार, या दोस्तों इसको गुप्तचर भी बोलते थे, गुप्तचर। गुप्तचर को दोस्तों वे भी बोलते थे, क्या वे, ये एक ही नाम है दोस्तों। तो ये पंचावरा में जो राजा को प्रशासनिक कार्यों में मदद देते थे, इसमें दोस्तों एमेचर यानी मंत्री, पुरोहित, सेनापति, दूत एवं गुप्तचर सम्मिलित थे। दोस्तों मंगुलम अभिलेख में मोती वाणिज्य से जुड़े कैथोलिक का अधिकारी की चर्चा मिलती है। किसमें मिलती है दोस्तों? मंगुलम अभिलेख में, मंगुलम अभिलेख के अंदर, मंगुलम अभिलेख में, मंगुलम अभिलेख में दोस्तों मोती वाणिज्य से जुड़े कैथोलिक नामक अधिकारी की चर्चा करी की है। तो मंगुलम अभिलेख के अंदर मोती वाणिज्य से जुड़े कैथोलिक अधिकारी की चर्चा है। और दोस्तों कंतिकन है वो स्रोत लेखाकार था। कंतिकन कौन था? कंतिकन ये दोस्तों स्रोत लेखाकार था, स्रोत लेखाकार। स्रोत लेखाकार कौन था? कंतिकन था। और दोस्तों मनरम है वो राजा का न्यायालय था। तो मनरम है, मनरम ये राजा का न्यायालय था, राजा का न्यायालय था। तो राजा के न्यायालय को मनरम बोला जाता था। और कंतिकन एक स्रोत लेखाकार था। अब अपन पढ़ते दोस्तों संगम युग में सैन्य प्रशासन। दोस्तों संगमकालीन युद्ध पद्धति का वर्णन करने वाला एकमात्र साहित्य कौन सा है? किस साहित्य के अंदर युद्ध पद्धति का अपन उल्लेख मिलता है? वो है दोस्तों कलिबलिक में। कलिबली के अंदर अपन को, कलिबली एकमात्र संगम युगीन साहित्य है, पद्धति है दोस्तों। इसमें एकमात्र साहित्य है जिसमें युद्ध पद्धति का वर्णन मिलता है। सेना को दोस्तों, सेना थी उस टाइम, उस सेना को दोस्तों बोलते थे पेद्दे। क्या? पेद्दे। तो सेना को संगम में क्या बोलते थे? संगम काल में पेद्दे। और सेनापति की उपाधि थी वो एनाड़ी थी। सेनापति की उपाधि एनाड़ी। सेनापति की उपाधि क्या थी दोस्तों? एनाड़ी। युद्ध भूमि में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को मार्य की उपाधि दी। मार्य की उपाधि किसको दी जाती थी? मार्य की उपाधि उसको दी जाती थी जो दोस्तों युद्ध भूमि में शौर्य प्रदर्शन करता था। मतलब युद्ध भूमि में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को, शौर्य प्रदर्शित दोस्तों घर पर नहीं, युद्ध भूमि के अंदर करते थे ये मार्या। तो मार्या की उपाधि किसको दी जाती थी? जो युद्ध भूमि में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को। तो संगम युग में अब अपन पढ़ते हैं सामाजिक जीवन है। सामाजिक जीवन कैसा था उनका? सामाजिक जीवन है। दोस्तों संगम युगीन समाज की विशेषता थी वर्ण व्यवस्था एवं दास प्रथा का अभाव। इसमें वर्ण व्यवस्था एवं दास प्रथा का संगम साहित्य के अंदर, संगम जो काल था उसमें अभाव था। तो संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता थी वर्ण व्यवस्था एवं दास प्रथा का दोनों का अभाव था, दोनों ये नहीं थी। दोस्तों कुटी एवं प्रारंभिक तमिल कृषि समाजों में संयुक्त परिवार वंशानुगत रिश्तों पर आधारित समुदाय थे। कुटी क्या थे दोस्तों? कुटी थे दोस्तों प्रारंभिक तमिल कृषि समाजों में संयुक्त परिवार और वंशानुगत रिश्तों पर आधारित समुदाय। ये संयुक्त परिवार है, वंशानुगत मतलब संयुक्त परिवार वंश के अकॉर्डिंग चलते रहते थे। वंश के बाद जो वंश के बाद अपन जैसे अब आज भी चल रहा है वो उसी को दोस्तों कुटी बोला जाता था। दोस्तों जो शासक वर्ग था संगम युग में, जो शासक वर्ग था उसको दोस्तों बोलते थे अरसर। अरसर। तो शासक वर्ग को क्या बोलते थे? अरसर। और वलतार वर्ग का प्रमुख वेलीर था। वल या वलार वर्ग का जो प्रमुख था वो वेलीर था। दोस्तों व्यापारियों का जो वर्ग था वो वेनिगर था। व्यापारियों का वर्ग, व्यापारियों का वर्ग, व्यापारियों का वर्ग। जो व्यापारी लोग थे उनका जो एक वर्ग था उसको दोस्तों बोलते वेनिगर।
और दोस्तों चरम का काम करने वाले थे, चरम के काम करने वाले दोस्तों बोलते थे पेरियार। चरम का कार्य करने वालों को पेरियार बोला जाता था। और दोस्तों दस्तकारों का वर्ग था, दस्तकारों का वर्ग, उसे बोलते थे पुलियन। तो पुलियन किसको बोलते थे दोस्तों? पुलियन बोलते थे दस्तकारों का वर्ग। तो पुलियन किसको बोलते थे? दस्तकारों का वर्ग। और शिकारियों की जाति थी वो थी एनियर। क्या थी? शिकारियों की जाति। शिकारियों की जो जाति थी उसको बोलते दोस्तों एनियर। एनियर एनियर शिकारियों की जाति एनियर। व्यापारी वर्ग वेनिगर। और जो लूटपाट करने वाले थे उसको मलवर थे। तो लूटपाट करने वाले कौन? मलवर। ये लूटपाट करने वाले थे। दोस्तों तोल्कापियम के अंदर 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है अपन को तोल्कापियम के अंदर। तोल्कापियम के अंदर अपन को 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। दोस्तों वेश्याएं 2 प्रकार की थी, एक थी कविचर और एक परतियर। और दोस्तों अपन पढ़ते हैं वीरलियार। वीरलियार है दोस्तों वो चारण काव्य का वाचन, मतलब चारण काव्य है उसका वाचन करने वाली और नृत्य करने वाली जो स्त्रियां थी उसको बोलते हैं वीरलियार। क्या बोलते हैं? वीरलियार। वीरलियार। ये वीरलियार क्या थी? ये चारण काव्य की वाचन वे नृत्य करने वाली महिलाएं थी। क्या थी? नाचन एवं नृत्य करने वाली, नृत्य करने वाली स्त्रियां एवं चारण कार्य का वाचन करने वाली स्त्रियों को बोलते थे वीरलियार। और दोस्तों चर राजाओं को जो समाधि हैं उनका उल्लेख है वो मिलते हैं अपन को पैदृत पेपातु के अंदर। पैदृत पेपातु के अंदर क्या मिलता है? चर राजाओं की समाधियां। चर राजाओं की समाधियों का उल्लेख, राजाओं की समाधियों का उल्लेख। चर राजाओं को समाधियों का उल्लेख मिलता है पैदृत पेपातु के अंदर। अब अपन पढ़ते हैं दोस्तों संगम साहित्य के अंदर आर्थिक दशा। क्या पढ़ते हैं? संगम साहित्य के अंदर आर्थिक दशा। दोस्तों संगम ग्रंथों में रागी एवं गन्ने की पैदावार का बड़ा संजीव वर्णन किया गया। किसका? रागी एवं गन्ने का। राज्य की आय का मुख्य साधन है भूमिकर था। तो संगम युग में राज्य की आय का जो मुख्य कर था वो था, साधन था, वो था भूमिकर। दोस्तों अपन एक पढ़ते हैं दोस्तों, एक केरोई या इरे या करे, ये दोस्तों भूमिकर था। क्या था ये भूमिकर था। ये एक भूमिकर था जो 1/6 होता था। एक दोस्तों पढ़ते हैं अपन मायावली। मायावली ये दोस्तों भूमि माप की इकाई थी। तो भूमि माप की इकाई क्या थी? मायावली भूमि माप की इकाई। एक दोस्तों ने पढ़ा इराबू। इराबू इराबू है दोस्तों ये बलपूर्वक प्राप्त उपहार था। तो बलपूर्वक प्राप्त उपहार, बलपूर्वक प्राप्त उपहार उसको बोलते इराबू। और दोस्तों एक था इरई, ये लूट से प्राप्त था, लूट से प्राप्त धन, लूट से प्राप्त धन। एक अपन पढ़ते दोस्तों कदमई। कदमई था तो राजा को दिया जाने वाला भाग था। राजा को दिया जाने वाला भाग, राजा को दिया जाने वाला भाग को कदमई। और दोस्तों वेरियम थी। दोस्तों एक वेरियम पढ़ते हैं अपन, वेरियम। ये वेरियम है दोस्तों, ये एक ऐसी संस्था थी जो भूमिकर लगाती थी। क्या लगाती थी? ये भूमिकर। तो भूमिकर कौन लगाती थी? वेरियम लगाती थी। एक अपन दोस्तों पढ़ते हैं वेरियम वारी। वेरियम वारी, वेरियम वारी है दोस्तों, इसमें जिस क्षेत्र में कर प्राप्त हो उसे वेरियम वारी कहते थे। तो जिस क्षेत्र के अंदर अपन को कर प्राप्त हो, जिस क्षेत्र के अंदर कर प्राप्त हो उसको वेरियम वारी बोला जाता था। एक था दोस्तों वेरियार या वेरियार, इसको दोस्तों कर वसूलने वाला अधिकारी था। वेरियार कौन था? कर वसूलने वाला अधिकारी। कर वसूलने वाला अधिकारी, कर वसूलने वाला अधिकारी। तो कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था? वेरियार। और भूमिकर है उसको वेरियम। और ये वेरियम वारी था जो जिस क्षेत्र से अपन को क्या कर प्राप्त हो उसे वेरियम वारी बोला जाता था। एक अपन पढ़ते दोस्तों उल्लू या सुगम। उल्लू या सुगम,
ये दोस्तों पथकर एवं सीमा शुल्क था। क्या था? ये उलगु सुगम क्या था? ये पथकर ये एवं सीमा शुल्क। तो पथकर एवं सीमा शुल्क को उलगु एवं सुगम बोला जाता था। कुरचु या कुरुचि या कुरिंजी, ये दोस्तों कुरुचि या कुरिंजी, ये दोस्तों ये था प्रेमी युगल जोड़ियों का मिलन स्थल। तो प्रेमी जोड़ियों का युगल स्थल कौन था? कुरुचि या कुरुंजी था। ऐसी भूमि जहाँ पर बांस एवं आम उत्पादित हो उसको कुरुचि बोलते थे। मतलब ये बांस आम उत्पादन होता था ना, उन दोस्तों कुरुचि बोलते थे। यहाँ पर प्रेमी युगल जोड़ियों का मिलन स्थल था। ये दोस्तों यहाँ पर आम और बांस बहुत सारा होते थे, तो यहाँ पर क्या दोस्तों लोग प्रेम युगल है वो आकर बैठते थे। एक तो दोस्तों पाले या पलाई, यह शुष्क खेतों वाली निर्जल भूमि थी या रेगिस्तान। ये जो रेगिस्तान टाइप की जो भूमि होती थी इसको बोला जाता था ये रेगिस्तान टाइप की, पाले या पलाई। एक था दोस्तों मुल्ले, मुलई या मुल्ले, मुल्ले या मुल्ले है दोस्तों। यह मिलन का आरजू इंतजार से संबंधित था। यह मिलन का आरजू इंतजार से संबंधित था। क्या था? मिलन के आरजू इंतजार से संबंधित था। चारागाह भूमि है वो मूल्य थी। चारागाह भूमि है वो मूल्य थी। कौन सी? चारागाह भूमि। चारागाह भूमि कौन थी? मूल्य। और ये मूल्य मूल्य और क्या थे? ये थे दोस्तों आरजू या इंतजार, इंतजार की, इंतजार से संबंधित है। तो आरजू इंतजार से संबंधित है, मूल्य या मूल्य। और कुरुचि या कुरुंची के अंदर क्या? इसमें बांस और आम ज्यादा उत्पादन होते थे, इसलिए इसमें प्रेम युगल जोड़ियों का मिलन स्थल था। तो प्रेमी जोड़ियों का मिलन स्थल कुरुचि एवं जुरंजी, और आरजू इंतजार से संबंधित है, मूल्य एवं मूल्य। एक अपन पढ़ते हैं नेथल के बारे में। नेथल वो दोस्तों वो क्षेत्र था जो समुद्रवर्ती भूमि जहाँ पर नमक और मछली उत्पादित हो। समुद्रवर्ती वो भूमि, समुद्रवर्ती जो भूमि थी दोस्तों जहाँ पर अपन को नमक व मछली का उत्पादन होता था, मछली का उत्पादन, वो थी नेथल। एक अपन पढ़ते हैं दोस्तों मेरुधम। मेरुधम थी ये दोस्तों उपजाऊ भूमि थी। क्या थी? उपजाऊ भूमि। मेरुधम उपजाऊ भूमि थी। एक थी दोस्तों कड़सीवर। कड़सीवर दोस्तों ये कर्षक मजदूर को बोला था। कर्षक जो मतलब खेती का कार्य करके मजदूरी करते थे, कर्षक मजदूर, उसको बोलते थे केडसीवर। दोस्तों उपवेनिकम थे वो नमक व्यापारी थे। उपवेनिकम, ये उपवेनिकम, उपवेनिकम थे ये नमक का व्यापारी थे। और जो सोने का जो व्यापारी करते थे उनको बोलते पौनवेनिकम। पौनवेनिकम ये स्वर्ण व्यापारी थे। जो लोहा बेचने वाले थे, जो लोहे का व्यापार करते थे उसको दोस्तों बोले थे कोल्लुवेनिकम। कोल्लुवेनिकम। और दोस्तों वस्त्र का जो व्यापार करते थे उनको बोलते एरुवी वेनिकम। एरुवी वेनिकम। तो उपवेनिकम नमक व्यापारी, और पवन वेनिकम स्वर्ण व्यापारी, और जलोहा का काम करते थे वो कोल्लुवेनिकम, और वस्त्र व्यापारी एरुवेनिकम। सर्वाधिक जो व्यापार है दोस्तों वो भारत का रोम व्यापार अगस्ती युग में होता है। तो सर्वाधिक भारत रोम व्यापार है, भारत है रोम, इन दोनों का जो व्यापार है वो सर्वप्रथम जो है वो होता है दोस्तों अगस्टस युग है ना, उसमें सर्वाधिक व्यापार होता है अगस्टक युग के अंदर। अब अपन पढ़ते हैं दोस्तों संगम युग के प्रमुख बंदरगाह। संगम युग के प्रमुख बंदरगाह पांड्य जो शासक राज्य था उसके जो बंदरगाह थे वो थे दोस्तों कोकेई, साल्यूर व नलसिंडा। तो कोकेई, साल्यूर, नलसिंडा है वो पांड्य राज्य के बंदरगाह थे। दोस्तों जो कोकेई है ये मोती खोजने का प्रमुख पतन था। तो मोती खोजने का प्रमुख पतन कौन सा था? मोती खोजने का प्रमुख पतन कोकेई था। और दोस्तों अपन पढ़ते हैं अब चर राज्य के अंदर प्रमुख बंदरगाह। चर राज्य के अंदर जो प्रमुख बंदरगाह थे होते मुसीरी, कोरोरा, वांजी, बंदर एवं तोंडी।
ये दोस्तों उत्तर राज्य के प्रमुख बंदरगाह है, चरों के पश्चिम तट पर स्थित है। ये दोस्तों जो बंदरगाह है ये सब दोस्तों चरों के पश्चिमी तट पर है, दोस्तों पश्चिमी तट पे, चरों के पश्चिमी तट के अंदर है ये बंदरगाह है। मुसिरी, करोरा, वांजी, बंदर तोंडी है, ये चरों के पश्चिमी तट पे स्थित प्रमुख बंदरगाह है। अब अपन पढ़ते हैं चोल राज्य के अंदर प्रमुख बंदरगाह, चोल राज्य के अंदर प्रमुख फुआर, फुआर को क्या बोलते हैं दोस्तों, और कावेरी पत्तनम, ये प्रमुख बंदरगाह था चोलों। तो चोलों का जो राजधानी क्या थी, अंतिम राजधानी थी वो थी चोलों की अंतिम राजधानी थी फुआर या कावेरी पत्तनम, यही चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। एरिकामेडु के लेपाइस्कम शहर से प्राप्त चांदी की तस्तरी पर भारत माता की आकृति मिलती है। कहाँ से मिलती है, भारत माता की आकृति है वो मिलती है एरिकामेडु के लेपाइस्कम शहर से, लेपाइस्कम शहर से। तो एरिकामेडु के लेपाइस्कम शहर से भारत माता की चांदी की तस्तरी पर आकृति अंकित मिलती है। दोस्तों उरियूर है, उरियूर ये दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। तो सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन था, उरियूर था। दोस्तों विष्णु का जो नाम है वो तिरुमल प्रचलित था और विष्णु के मंदिर को विनागर कहा जाता था। तो विष्णु भगवान है, जो विष्णु का नाम है वो मिलता था दोस्तों, विष्णु को उस वहाँ पर तिरुमल बोला जाता था और विष्णु का जो मंदिर है उनको दोस्तों विनागर कहा जाता था, विनागर। तो विष्णु के नाम को तिरुमल और विष्णु के मंदिर को विनागर कहा जाता था, विनागर। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर वो दोस्तों मदुरई के अंदर है। कहाँ पे, मदुरई के अंदर। मीनाक्षी दोस्तों ये पांड्य राज्य की थी। कहाँ की थी, मीनाक्षी ये पांड्य राज्य की थी। कावेरी पत्तनम के निकट दोस्तों पलावेश्वर में वहाँ बुद्ध की 2 कांस्य प्रतिमा मिली है। कहाँ से, कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम के निकट दोस्तों एक नाम है पलावेनेश्वरम, वहाँ पे दोस्तों बुद्ध है, उसकी 2 कांस्य की मूर्ति मिली है, 2 कांस्य की प्रतिमाएं मिली है, 2 कांस्य प्रतिमा। तो कावेरी पट्टनम के निकट पलावेनेश्वरम नाम से बुद्ध की 2 कांस्य प्रतिमाएं मिलती है। तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं मर्द भांड के बारे में, मर्द भांड, मर्द भांड। दोस्तों मर्द भांड है, इसमें दोस्तों एक अपन पढ़ते हैं, 3 है इसमें। एक पढ़ते हैं एरेटाइन, एक दोस्तों है एम्फोर है, एरेटाइन एम्फोर है। एक दोस्तों पढ़ मिलता है अपन को चक्राकृत मर्द भांड। तो पहला जो एरेटाइन मर्द भांड है, एरेटाइन मर्द भांड है, ये दोस्तों लाल रंग के चमकीले मर्द भांड थे। किसके, लाल रंग के, लाल रंग के चमकीले, लाल रंग के चमकीले मर्द भांड। और एम्फोर है दोस्तों ये 2 हत्था लगा हुआ, 2 हत्था जार था दोस्तों, 2 हत्था जार वाला मर्द भांड। और तीसरा जो मर्द भांड था दोस्तों वो था चक्राकृत या चक्राकृत मर्द भांड। तो संगम युग के जो मर्द भांड है उसमें दोस्तों एक पड़ता है दोस्तों एम्फोर है, एक तो पड़ता है एरेटाइन। एरेटाइन है दोस्तों ये लाल रंग के चमकीले मर्द भांड थे। तो लाल रंग के चमकीले मर्द भांड को एरेटाइन, 2 हत्था जार वाले मर्द भांड था, 2 हत्था जार वाला मर्द भांड एम्फोर है। और एक था दोस्तों चक्राकृत मर्द भांड, चक्राकृत मर्द भांड। दोस्तों संगम युग अपन को समाप्त हो चुका है। PDF के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।